सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ फ्यूसिस चैम्प्स। हम लोग हैं क्लास 9th में एंड वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश व्हाट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई बिलीव द लास्ट क्वेश्चन इज रिमेन लाइक, दिखाओ तो कुछ किसी के पास क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन अगर है आपके पास तो मुझे क्वेश्चन दिखा दीजिए थोड़ा सा, है ना? अच्छा, इन होल्स को भी बंद करने होंगे, दिखाइए। सो गाइज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर इज, मतलब फॉर टुडे फर्स्ट क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन चैप्टर इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज take place in Palampur. What are the non-farm activities take place in Palampur? So this is our question. ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एंड जैसा कि सबको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 2 टेस्ट आप लोग ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा टेस्ट है इस बार साइंस को संडे का, और इसी टेस्ट के बेस पर आप संडे के टॉपर्स बैच में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय होगा। नहीं तो लगे रहिए, मतलब साइंस को अच्छे से कर लेना है इस संडे को केवल। उसके बाद टेस्ट सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि वीक ऑफ तुम्हारा थर्सडे हो रहा है, तो सैटरडे अगले सप्ताह के बाद से, इस सप्ताह कुछ चेंजेस नहीं है। जब से टॉपर्स बैच बनेगा नेक्स्ट वीक, मतलब मई, 2 मई एवरीथिंग विल चेंज। 2 मई से वीक ऑफ थर्सडे हो जाएगी, सैटरडे खुलेगी एंड संडे ओनली दोज विल कम हु आर इन टॉपर्स बैच। संडे सबकी छुट्टी रहेगी, सिर्फ उन्हीं की क्लास चलेगी 3 घंटे जो टॉपर्स बैच का हिस्सा होंगे। बाद बाकी लोग घर पे आराम से चैन से सोइए, प्रभु के गुण गाइए, संडे एंजॉय कीजिए। टॉपर्स में बैच में होने की शर्त मिनिमम 80% इन एवरी टेस्ट, मतलब 50 में 40 नंबर मिनिमम। 40 से नीचे हुए तो आप बैच से बाहर। फिर 2 टेस्ट में आपको 40 प्लस में लाना होगा वापस उस बैच में इन होने के लिए। कुछ ऐसा है, तो जो अपना बनाए रखेगा स्टैंडर्ड वो टिका रहेगा उस बैच में, या नहीं तो भाई ज़रूरत नहीं है, कोर्स पढ़ो और घर जाओ। नहीं एक्स्ट्रा लेके लोड क्या करोगे लाइफ में? ऐसे ही जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत लोड है ना। तो भाई आपके पास दोनों उपाय हैं। जिनको आराम करना है उनके पास भी अच्छा ऑप्शन है, संडे आराम कीजिए, और जिनको पढ़ना है उनके पास भी अच्छा ऑप्शन है कि संडे आप पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो इस संडे तक कोई बदलाव नहीं है। थिंग्स विल कम अप फ्रॉम नेक्स्ट अपकमिंग मंडे ऑनवर्ड, मतलब अगले वीक से होगी तो होगी। अभी कोई लोड नहीं लेना है, अभी जो जैसे है एज इट इज़ है इस सप्ताह पूरा। ठीक है ना? चलो, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटी टेक प्लेस इन पालमपुर, और आपके बुक में सबसे पहला जो काम है दैट इज द डेयरी। तो याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन फार्म? तो याद रखो द वर्क या द इकोनॉमिकल एक्टिविटी, याद रखना द इकोनॉमिकल activities एक्सेप्ट फार्मिंग, मतलब खेती बाड़ी को छोड़ के जो दूसरा हम काम आर्थिक तौर पे करते हैं पैसे कमाने के लिए। एक बात और दिमाग में डाल लो, इफ यू आर डूइंग फार्मिंग फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट दैट विल नॉट कम अंडर इकोनॉमिकल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सब राइट नाउ आई बिलीव आप सब 14 ईयर से कम के हो इस क्लास में, ऑलमोस्ट। अगर आप 14 क्रॉस कर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप सब बच्चे हैं। लाइक यू जस्ट कम अंडर चाइल्ड्स लेबर एक्ट अगर आप 14 से कम है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मम्मी या पापा आपको घर पे बोले कोई काम करने को, तो आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? द रीज़न इज दैट your father or your mother is not telling something to do against money,
वो आपको पैसा दे करके काम नहीं करवा रहे हैं, वो आपसे काम करवा रहे हैं विच इज सीम्स टू बी सोशल वर्क। वो एक सामाजिक दायित्व है कि आप अपने माँ बाप की बात मानो। तो सामाजिक काम और आर्थिक काम दोनों दो चीज़ें होती हैं। आई एम हियर एज अ टीचर नॉट डूइंग अ सोशल वर्क। टीचर हूँ, गुरु हूँ, लेकिन बट आई एम नॉट डूइंग अ सोशल वर्क। मैं कोई सामाजिक काम नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ प्योरली एन इकोनॉमिकल वर्क। नहीं, इकोनॉमी इज कमिंग फ्रॉम यू, माई साउंड इज गोइंग टू यू। इकोनॉमी स्टॉप कमिंग फ्रॉम यू, माई साउंड गोइंग स्टॉप गोइंग टू यू। इट्स प्योरली एन इकोनॉमिकल वर्क जो हमारे तुम्हारे बीच में हो रहा है। बात समझ रहे हो डिफरेंस क्या है ना? लेकिन हाँ, when you will come to YouTube and see the video, that will there it become a social work। वहाँ वो सोशल बन जाएगा कि वहाँ कुछ नहीं आ रहा है, वो आएगा तो आपके पास से मेरे पास नहीं आएगा, वो कहीं और से आएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? वो तुम मुझे डायरेक्ट पेमेंट नहीं करोगे, वो कोई और इंस्टीट्यूशन होगी, यूट्यूब इंस्टीट्यूशन होगी, वो मुझे पे करेगी। सो दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो भैया पहला काम क्या था? डेयरी का था। डेयरी क्या होता है? मिल्क। यस, मिल्क सप्लाई। इट्स अ मिल्क सप्लाई वर्क। ठीक है, काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, दीज काइंड ऑफ मिल्क्स, गोट मिल्क ऑफ कोर्स। सो दीज काइंड ऑफ मिल्क्स यूज टू डू। देखो यहाँ बुक में क्या लिखा है कि डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन द फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार and bajra that grows during the rainy season। ठीक है, ज्वार और बाजरा। अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाए कि द पीपल ऑफ पालमपुर व्हाट दे यूज टू फीड देयर बफेलोज एंड काउज, ज्वार एंड बाजरा। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाई लार्ज विलेज। अब एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि वेयर मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड बाई, Raiganj। Very good. Next, two traders from Sahapur town have set up collection from chilling centers at Raiganj from where the milk is transported। Now what does it mean chilling center? यहाँ पे जो chilling center है इसका मतलब क्या है? दिमाग में एक बात छाप लो, आप लोग ने कभी न कभी लाइफ में पैकेट वाला सुधा का दूध खरीदा होगा। You will get there written pasteurized milk। What does it mean? The milk had been hotted at 100 degrees Celsius and instantly cooled down for the driver। ठीक है, it's a very big, you can say a kind of gallon, है ना? एक बड़ा सा गीलन होता है, यानी कि इन द सेंस कहने का कि मेटल का बना हुआ a type of container, thousands of liter milk at a time stored in that। उसमें ऐसे मशीन लगे होते हैं कि which by switched on that machine वो अचानक से टेम्परेचर हाई करता है, पूरा दूध अंदर में खौलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इट स्टार्टेड बॉइलिंग अप। व्हाई दे यूज टू डू द सेम? सो टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन दैट रॉ मिल्क। कच्चे दूध में जो जर्म्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए उबाला जाता है, और उबालने के बाद जस्ट इमेजिन करो कि उतने हज़ारों लीटर दूध के खौलते हुए दूध को अगर वो लोग नॉर्मली ठंडा करेंगे तब तो 2-4 दिन लग जाएगा ठंडे करते करते। नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि दे सडनली बॉयल इट एंड दे सडनली डिक्रीज द टेम्परेचर, और वो एकदम ठंडा हो जाता है। ठंडा करके फिर उसको क्या करते हैं? पैकेट के अंदर पैक करना शुरू करते हैं। एक बात और भी है, गर्म दूध पैकेट के अंदर पैक भी नहीं ना होगा, प्लास्टिक भी पिघलने लगेगा। सो दैट इज वाई दे यूज टू इंस्टेंटली कूल डाउन इट। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि शाहपुर में क्या है? एक पैस्चुराइजेशन सेंटर है। क्या है? चलिए बोलिए। इंस्टेंटली कूल डाउन कैसे करें? देखिए, वो मशीन लगा रहता है, जैसे गर्म होता है वैसे ठंडे हो जाता है ना? चिलर मशीन लगा रहता है, नहीं चिलर जो लगेगा कल लग जाएगा तुम लोग के रूम में। हाँ, उसमें लगवाएंगे ना। देखो सेकेंड एक्टिविटी, द सेकेंड एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। देखो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग।
अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया मैन्युफैक्चरिंग, इस चीज को अच्छे से डिटेल में समझो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, एकदम स्टॉप राइटिंग, सिर्फ सुनिए व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन ऑफ एनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड जोड़ दिया वैल्यूएबल, ऐसे चीज को बनाना जो कि वैल्यूएबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, मान के चलो कि आप बाहर निकले और आपको यहाँ पे स्ट्रीट के बाद आगे में चल के कोई एक दुकान दिखा जहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे फ्रेश है ना डॉग मीट मिलता है। अब वो भी प्रोडक्ट है ना, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, है ना मुर्गी का मांस, बकरी खसी का मांस मिलता है, वैसे ही कुत्ता का भी मांस होता ही है। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डॉग मीट नहीं खाया जाता, इंडिया में ही खाया जाता है, इन दैट पार्ट ऑफ नागालैंड। इफ़ यू विल गो नागालैंड, है ना, तो नागालैंड के साइड में कुत्ता खा लेते हैं लोग, तो मतलब खाया तो जाता है, बट दैट इज नॉट वैल्यूएबल फॉर मुजफ्फरपुर, फॉर दिस नॉर्थ इंडिया वेयर वी आर लिविंग। तो अगर हमारे यहाँ कोई उस टाइप की दुकान खोले तो फिर जिस दिन खुलेगा उसके ओपनिंग के दिन ही उसको पीट पाट के लोग बंद करा देगा। वाई? बिकॉज ही इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई मान के चलो कि चिकन बिरयानी का दुकान खोल ले, मटन बिरयानी का दुकान खोल ले, तो दैट विल गो ऑन। तो समझाने का सिंपल लॉजिक क्या है कि प्रोडक्शन करना है, बट किस चीज़ का, जिसकी एक वैल्यू हो, जिसकी हमको नीड हो। ठीक है, बात समझ रहे हो? राइट नाउ आप सब लोग सोशल की क्लास में बैठे हो, मैं आपको पढ़ा इकोनॉमिक्स रहा हूँ, सोशल की ही सब्जेक्ट एक है हिस्ट्री भी, उसमें मैं आपको अभी मुगल पढ़ाना शुरू कर दूँ, आप कहोगे कि सर क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं अभी क्या काम है इसका, समझ रहे हो मेरा? तो ये वैल्यू नहीं है। हाँ, संडे को जब हम लोग मिलेंगे, है ना, दैट टॉपर्स बैच में, तो वहाँ मैं आपको एंशियंट टाइम से शुरू करूँगा हिस्ट्री। वहाँ एंशियंट भी पढ़ेंगे, वहाँ मुगल भी पढ़ेंगे, वहाँ ब्रिटिश भी पढ़ेंगे, वहाँ सब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि वहाँ उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस होगी, उसकी एक अलग नीड है जिस वजह से वो पढ़ाएंगे। तो सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है, दैट रिक्वायरमेंट इज नॉट प्रेजेंट नाउ। तो याद रखना स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म में व्हेन वी व्हाट invest less than 10 lakhs in our manufacturing, ठीक है, तो that will be called what? Small scale manufacturing। मतलब 10 लाख से कम की पूंजी लगा के आपने बिजनेस शुरू किया, एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शुरू किया, तो that will be come under what? Small scale manufacturing। This small scale manufacturing has one more name. What name we have? Cottage industry। कौन सा इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री। एकदम ये सारे इतने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दिमाग में छाप लो। So cottage industry is also known as small scale industry. The capital investment is less than 10 lakh। And पालमपुर में क्या काम होता था, तो याद रखना पालमपुर में लोग झाड़ू बनाने का काम करते थे, है ना, that kind of मतलब brooms, है ना, and except that Misri Lal had purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has set up on his field। तो यहाँ पे मिश्री लाल ने क्या कर रखा था, उसने सुगर केन मशीन खरीद रखा था, उसको क्रश करके वो गन्ने का जूस निकालता था और उस रस को बेचता नहीं था, उस रस को वो क्या करता, पाक बनाता, और पाक बना के उसी से गुड़ और चीनी बनता है। ठीक है, तो ये काम करता था कौन? मिश्री लाल। द सेम वर्क आपने गांव में देखा होगा, लोग आटा चक्की चलाते हैं, वो भी बिजनेस है, वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। ही इज मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? आटा मींस फ्लोर बाय क्रशिंग या ग्राइंडिंग द व्हीट। गेहूं को पीस के वो आटा बना रहा है, विच इज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। सम हैव यू कैन से मसाला ग्राइंडिंग इंडस्ट्री और शॉप, जहां पे आप हल्दी लेके जाओ वो आपकी हल्दी पीस के उसका पाउडर बना देंगे।
है ना। सो दैट काइंड ऑफ वर्क इज ऑल्सो कम अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो भी इंडस्ट्री ही है। समझ रहे मेरी बात? जो साइकिल बनाने वाला होता है ना, टेक्निकली वो भी इंजीनियर का है, कहा जाएगा, है ना। हाँ भाई, सो नाउ थर्ड वर्क गिवन एट द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. So the third activity which take place there, that is shopkeeping. Now every kind of shopkeeping is there. Shopkeeping क्या होता है सबको पता है? Having a store and selling products from a store. That is called shopkeeping. Done? So याद रखना shopkeeping में general store भी होता है. Shopkeeping के अंदर we have the cosmetic stores also. We have other stationery, cosmetic stores, stationery, है ना, stationery shops also. So these are the different type of shops which are present there in Palampur. ठीक है, डन है बात, क्लियर है? अच्छा, इनके अलावा जो चौथा काम पालमपुर के लोग करते थे, that was transportation. What that was? Transportation. Now what is transportation? You can say, what is transportation? What is transportation? बताओ. What is transportation? बताओ. Carrying one thing from other world. Carrying or taking something from one place to another place, या shifting something from one place to another place. ठीक है ना? That is called transportation. Now here we can transport both. We can transport logistics also. What is logistics? Goods carrier, है ना. We can transport goods also and we can transport human also. ठीक है. For example, truck used to transport what? Goods, means सामान. मैंने goods की कहानी सुनाई है आपको कभी? देखो मैं बताऊं आपको, बचपन में ऐसा होता था कि शरीफ तो हम पैदाइशी हैं, फिर भी मम्मी के नज़र में हम बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ करते थे. इस शरीर के ऊपर बेल्ट टूटा है, बेलना टूटा है, छोलनी टूटा है, करछुल टूटा है ना, केबल वाला तार टूटा है. नहीं, इतनी मतलब हमारा तो गाल भी दगाया है छोलनी गरम करके. नहीं, तो इस टाइप की पनिशमेंट मिली है हमें, कम से कम 9-10 तक. तो 4 तक इस कंडीशन ये होता था हमारा कि मम्मी जब बाहर जाना होता था उनको, तो चूँकि टीवी ना ऑन हो जाए, तो सी यूज़ टू हैव अ, यू कैन से, वो लोहे का सिक्कर होता था, और उसको पैर में वो बांध देती और खिड़की में वो सिक्कर लगा देती. अब मेरे पास किताब रहता चारों तरफ, खाने के लिए बिस्किट वगैरह कुछ रख देती, पानी 1 बोतल डाल देती, अब बाहर से गेट में ताला मार के चल जाती मार्केट. नहीं उतना बाथरूम लगा था खिड़की के बाहर, लेकिन वैसी कंडीशन पैदा नहीं हुई आज तक कभी. मतलब तो मोर ओवर होता क्या था ना, अब बेचारा बच्चा ना टीवी, रिमोट दूर है, वहाँ तक पैर पहुँचेगा नहीं, सिक्कड़ बनल है. अब बेचारा बच्चा करे तो करे क्या. तो चूँकि ये कंडीशन होती थी मेरी सैटरडे और संडे को, बिकॉज माई स्कूल यूज टू बी क्लोज ऑन सैटरडे एंड संडे बोथ. हमारी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी. तो हम करते क्या, खिड़की पे टुगर टापर की तरफ बैठ जाते और रास्ते से आने वाली हर गाड़ी को खाली निहारा करते. मतलब ऐसा हो गया था ना 4 तक कि हम गाड़ी के फ्रंट बैक साइड को देख के बता सकते हैं कि कौन सा मॉडल नंबर है, किस कंपनी का है, किस मॉडल नंबर है, गाड़ी का नाम क्या है. इतना अच्छा से हमको सारा गाड़ी उस टाइम का याद हो गया था. अच्छा, ट्रकों के साथ बड़ा मसला हुआ. ट्रक पे जब देखते ना लिखा हुआ सामने गुड्स कैरियर, तो ये क्यूरोसिटी रहता है कि सारा ट्रक में गुड्स कैरियर, मतलब दिमाग में होता क्या पता है कि अच्छा सामान ढोने वाला, गुड्स, अच्छा सामान, GOOD गुड. तो मन सोचते कि जितना ट्रक यहाँ से गुजरता सब खाली अच्छा ही सामान ढोता है, ख़राब सामान कौन ढोता है जी. आज तक कभी ट्रक ऐसा देखे ही नहीं कि जो ख़राब सामान भी ढोता हो. एक दिन पापा से पूछे कि पापा, जब मम्मी बांध के जाती है ना, तो हम हर दिन देखते हैं गुड्स कैरियर लिखा रहता है, सारा अच्छा सामान ढोने वाला ट्रक है, कबाड़ी वाला. क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, है ना, शिव शंकर पोद्दार, और उसका जो धंधा था, बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, वो था क्या चीज़ का, कबाड़ी का. वो जमा करता कचरा, उसके पापा भेजते थे. तो मुझे पता था कि कबाड़ी भी कचरा का सामान जमा होता है और वो बिकता है. तो वो कौन सा ट्रक ले जाता है,
और वैसा ट्रक आज तक क्यों नहीं दिखा मुझे, कोई बैट्स कैरियर लिखा हुआ कि जो खराब सामान होता है। फिर पापा ने समझाया कि भाई गुड्स वर्ड का मतलब सामान होता है, GOOD गुड मतलब अच्छा, S लग गया तो वो बन गया सामान। नहीं तो सामान भी ढुआता है और भैया इंसान भी ढुलाता है, यानी कि यू कैन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बस, ट्रेन, टेम्पो, कैब, प्लेन, रेलवे, दीज आर द व्हाट, दीज आर। चलो तो डन हो गई बात हमारी, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। सो भाई मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म है। दीज आर द 4 एक्टिविटीज विच टेक प्लेस देयर। अगर आपको कोई डाउट लगे तो पूछ लो प्लीज, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन राइट नाउ। ठीक है, डन, करें शुरू। नो डाउट्स इन द चैप्टर, अगर होगा तो कर लेना। जो भी लोग नए आए हो या बाद में आए हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, तो आप लोग क्या करना कि चैप्टर को अच्छे से टिक आउट कर लेना, एक बार रीड कर लेना, जितने भी पॉइंट्स लगे डाउट वाले जस्ट ब्रिंग इट टू मी टू नेक्स्ट क्लास, वी विल शॉर्ट आउट इट। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा दूँ ना पूरे को। ओके, so we have to start a chapter called French Revolution। चलो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर फ्रॉम NCERT एक छोटा सा ब्रीफिंग कर देते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अबाउट गाइस बॉर्बन डायनेस्टी। इस चैप्टर की बिगनिंग होगी एक टॉपिक से, एक डायनेस्टी की कहानी से, एंड दैट वाज बॉर्बन डायनेस्टी। आफ्टर दिस यू विल रीड अबाउट लुइस 16। यू विल रीड अबाउट अ किंग हुज नेम वाज लुइस 16। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल रीड अबाउट द ऑटोक्रेटिक रूल। यू विल गो थ्रू विद द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक रूल क्या होता है? ऑटो, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड ऑटो मतलब स्वः, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वतः। स्वतः का मतलब होता है खुद से। क्रेटिक रूल मतलब जब कोई सिंगल हैंडेडली रूल करता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक रूल। समझ गए आप लोगों ने? अगर आपने कभी फ्लाइट में सफ़र किया हो, प्लेन में, या आप अगर उस चीज़ों में आपका कुछ इंटरेस्ट हो, जानकारी हो, ऑटो पायलट मोड होता है प्लेन्स में। डू यू नो व्हाट इज दैट? ऑटो पायलट मोड का मतलब जब पायलट को पता होता है कि भैया अब यहाँ से हमको सीधा आगे 100 किलोमीटर्स और 200 किलोमीटर सीधा चलना है, वी हैव टू टेक नो टर्न्स, दैट विल बी क्लियर स्ट्रेट इन अ सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यू कैन से। तो उस कंडीशन में क्या करता है पायलट? प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे डाल देता है और पायलट अपनी कुर्सी से बाहर आ जाता है टहलने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, है ना। और उस समय प्लेन उड़ रहा होता है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उतने ही कंडीशन पे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो पायलट, कि वो खुद उड़ रहा है, खुद चल रहा है। समझ रहे हो? द सेम एग्जैक्टली हैपनिंग इन दैट बॉर्बन डायनेस्टी ऑल्सो। सो वी विल रीड दिस। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? वी विल टॉक अबाउट पेप्सी। फिर उसके बाद हम लोग पेप्सी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हाँ, पीने वाला। तो पेप्सी क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? ये है बाबू कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। हम लोग कॉज ऑफ रेवोल्यूशन की बात करेंगे, विच वी टुगेदर कॉल पेप्सी। पेप्सी का मतलब क्या है? फर्स्ट पी फॉर पॉलिटिकल कॉज, मतलब पॉलिटिकल कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल का मतलब मानसिक तौर पे, ठीक है। दिस एस इज फॉर सोशल कॉज एंड दिस आई इज फॉर इमीडिएट कॉज। तो भैया ये 5 कॉजेस पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, विच टुगेदर कॉल पेप्सी।
कि आज तक वर्ल्ड में कोई भी रेवोल्यूशन हुआ है तो वो इन्हीं 5 कारणों से हुआ है. सो इफ यू नो द पेप्सी ऑफ एनी रेवोल्यूशन मीन्स यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट रेवोल्यूशन. सो यस, वी विल गो थ्रू द पेप्सी, है ना. पेप्सी को ख़त्म करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति आपके अंदर रहेगी, है ना. कंठ से नीचे जाएगा, दिमाग तक पहुंच जाएगा. ठीक है, तो भैया पेप्सी हो गया. अच्छा, जब पेप्सी से आगे बढ़ोगे ना तो चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? आपको चैप्टर में, वो तो सोशल में आ जाएगा बाबू. फिर चैप्टर में आपको मिलेगा अबाउट नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली क्या है? फ्रेंच पार्लियामेंट का नाम. कहाँ का? फ्रेंच पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट का नाम क्या है? संसद. संसद भवन. पार्लियामेंट हाउस का नाम संसद भवन, लोकसभा एंड राज्यसभा. दिस इज द नेम ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. सेम सिमिलरली फ्रेंच पार्लियामेंट इज नोन एज. वेरी गुड. इसके बाद हमें क्या मिलेगा पढ़ने को चैप्टर में? वी विल रीड अबाउट अ पर्सन कॉल्ड मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर. मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा. कौन है भाई साहब? तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब. जैकोबिन्स क्लब के ये फाउंडर थे. तो जैकोबिन्स क्लब के बारे में पढ़ेंगे. आपको मैं मोटा मोटा सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप गलती से घर जाके चैप्टर को पढ़ें नहीं, क्योंकि ये चीज़ें गलती से ही होती हैं कि घर जाके आपको मन कर जाए चैप्टर पढ़ने का. नहीं, तो अगर आप गलती से पढ़ें तो आपको ये सब कुछ टॉपिक मिलेगा आज बुक में, इफ़ यू विल गो थ्रू विद द चैप्टर. तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैकोबिन्स क्लब का फाउंडर. इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो फिर आपको चैप्टर में क्या मिलेगा? ग्यूलोटाइन. एक टर्म मिलेगा ग्यूलोटाइन. ग्यूलोटाइन क्या है? एक मौत का जलजला. नहीं, मौत का जलजला. मौत के जलजले में क्या होता था हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि ग्यूलोटाइन वॉज अ मशीन जिसको कि रॉबस्पियर ने शुरू करवाया था. कोई भी जब इसके खिलाफ जाता ना तो वो एक उसको पहले तो अरेस्ट करवाता, आफ्टर दैट वो पूरे पेरिस में डंका बजवाता, वैसे ढोलकपुर वाला. सुनो 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 पेरिस के वासियों, रॉबस्पियर के आदेशानुसार फलाना ढिमकाना चिमकाना सिंह को इतने बजे इतने तारीख को गिलोटाइन किया जाएगा. अब मतलब क्या है? उसका हाथ बांधा जाएगा और उसका सर को ऐसे रखा जाएगा और उसके सर पे एक बड़ी सी तलवार लटकती थी, ब्लेड. जो ये है मतलब जो कसाई है वो उस रस्सी को खोल देगा, वो नीचे तलवार जो है ब्लेड फच से नीचे आएगा, सर खच से बाहर हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन. समझ रहे हो? तो हम लोग गिलोटाइन पढ़ेंगे. आफ्टर दिस हम लोग चलेंगे कहाँ? द डायरेक्टर्स. द डायरेक्टर्स. और इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक आएगा 9th नंबर एंड 10th नंबर, दैट इज अबाउट नेपोलियन. नेपोलियन, हु? द नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन. एंड फाइनली आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो बाबू 10 टॉपिक करेंगे चैप्टर में, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा. मोटा मोटा मतलब यही है. लेकिन इसी 10 टॉपिक को करने में माता रानी की दया से मिनिमम 4 दिन लगेंगे. तो आज शुरू करते हैं सिंपल फ्यू थिंग्स अबाउट बर्मन डायनेस्टी. बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे से शुरू करेंगे. चैप्टर को आज घर पे जाके अच्छे से रीड करना. जितने पेज नंबर्स मैं बताऊंगा पूरा चैप्टर मत पढ़ना, सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा. 2 से 3 पेज पढ़ना घर पे जाके कम से कम 2 बार, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको वो पेज अच्छे से समझ में आ जाए. दिस चैप्टर इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग. याद करने का सोचोगे इट बिकम अ वेरी मच यू कैन से डिजास्टर फॉर योर ब्रेन. सो बेटर टू लर्न, जस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर. चैप्टर समझ लो, अपने लैंग्वेज में लिख लेना एग्जाम में, है ना. चलिए शुरू करें चैप्टर. Yes, sir. ठीक है. सो प्लीज गिव मी अ बुक. यस आई हैव. थैंक यू. सब अपना अपना निकाल लो हिस्ट्री. सो यस,
I am on page number 4. Page number 4 and the first paragraph. You will see few topic. पेंसिल अपने हाथ में रख लो या पेन. So it is 1774. Louis XVI, the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए. So I was saying, so he married with a Austrian princess called Marie Antoinette. Okay, so यहाँ देखो आपको ये हर एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ऑब्जेक्टिव. में पॉसिबल ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन आ जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि हु अमंग द फ्रॉम वाइफ ऑफ Louis XVI. So Marie Antoinette. Okay, now going for the next. Upon his accession, the new king found an empty treasure. मतलब जब राजा बना लुई 16 उस समय खजाना क्या था? बिल्कुल फ्रांस का खाली था. Long years of war had drained the financial resources of France. Added to this wars was the cost of maintaining an extravagant court of immense palace of Versailles. So अगर आपसे मैं ये पूछूं कि गिव मी एनी 2 रीजन बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजर, एक वार हुआ था, तो फर्स्ट इज द वॉर एंड सेकेंड वन इज द मेंटेनेंस ऑफ सच अ बिग पैलेस ऑफ वर्सेल्स. अब नाउ व्हाट इज वर्सेल्स? नहीं, व्हाट इज वर्सेल्स? वर्सेल्स इज एग्जैक्टली द प्लेस in Paris where the palace is. ठीक है, तो उस एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग वर्सेल्स बोलेंगे. ठीक है ना? चलो, तो 2 रीजन ये हो गए. आगे क्या हुआ? अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी ब्रिटेन. द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवर, अ डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवर्स. मतलब कुछ और कारण बताए हैं बुक में आपको कर्ज के. पहला एक तो हो गया हमला, वॉर हो गया था. दूसरा रीज़न था मेंटेनेंस ऑफ पैलेस. तीसरा रीज़न क्या आया कि लुई 16 ने ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी वॉर में, इंडिपेंडेंस वाले वॉर में. ठीक है, जिसकी वजह से 13 कॉलोनीज अमेरिका की आज़ाद होकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था. ठीक है, और उस वॉर में मदद करने के लिए इसने उल्टा कर्जा लेके मदद किया था. तो लुई 16 के ऊपर 1 मिलियन लिबर का कर्ज चढ़ गया, जिसकी पैसे वो न चुकाने की वजह से ब्याज आके एक्स्ट्रा वो 2 बिलियन लिबर का कर्ज बन गया. बात समझ रहे हो? तो ये कुछ बातें जो यहाँ लिखी हैं. नाउ द टैक्सेस वाज वेरी हाई and society was divided into 3 castes या 3 types. First one is called the first estate. And they are who? Clergy. They are the clergy. Okay, clergy means who? The church. Church means the pope, means the father, the holy father of the church. He was called the clergy. And the father of the Paris, it means France, because France was a Roman Catholic country. अगर दिमाग में कुछ घौंच पौंच हो रहा हो तो बोलना, मैं रिपीट करूंगा. देखो, क्रिश्चियन भी 2 टाइप के हैं. जैसे हिंदू 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है ना? वी हैव 2 टाइप ऑफ हिंदूज प्रेजेंट इन इंडिया. ईस्ट, पूरा ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया. ये तीनों इंडिया में कौन से हिंदू हैं? आर्यंस हैं. वी आर द आर्यंस. और पूरा साउथ इंडिया कैसा हिंदू है? द्रविडियंस हैं. मतलब ये है कि जो साउथ के लोग हैं ना, उनका ये मानना है, और मानना सही है, पूरे इंडिया पे पहले वही राज करते थे, द्रविड्स. ठीक है, वो जो हिंदू थे वो हिंदू, ओरिजिनल हैबिटेंट भारत के वही हैं. हमारे जो पूर्वज है, मतलब हम जो आर्यंस हैं, हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे? तो इंडोनेशिया, जो सेंट्रल एशिया है, बाली, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, बिकॉज
हिंदू धर्म केवल भारत का धर्म नहीं था, लगभग पूरे एशिया में हिंदू धर्म ही था, इतना बड़ा था हिंदू धर्म। अब ना छोटा हो गया, सिकुड़ गया है, बिकॉज बहुत लोग इस्लाम में बदल गए, बहुत लोग बुद्धिज़्म अपना लिए, तब हिंदू धर्म छोटा हो गया। लेकिन पहले पूरी जगह हिंदू ही था। अफ़गानिस्तान, जिसको आज आप लोग अफ़गानिस्तान बोलते हो, वो एक समय में उसका नाम गांधार हुआ करता था। और गांधार के नरेश का नाम कौन था? मामा शकुनी। मामा शकुनी कौन थे? कौरवों के मामा थे। तो पूरा सब हिंदुइज्म था। तो हम लोग क्या हैं, हमारे पूर्वज कहाँ से आए हैं? सेंट्रल इंडिया से आए हैं, सेंट्रल एशिया। और आ करके द्रविड्स के साथ लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़के उनको हराते हुए पीछे की ओर धकेल दिए, क्योंकि द्रविड्स के पास मॉडर्न वेपन नहीं था जो हम हिंदुओं के पूर्वजों के पास था। तो हम लोगों ने कब्जा किया है भारत पे, हमारे पूर्वजों ने, आर्यंस ने, ऐसा माना जाता है इतिहास में। सिमिलरली क्रिश्चियंस भी दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन, वन हु बिलीव ऑन फादर। जो फादर बोलेगा धर्म में वही होगा, ठीक है? पोप। सेकेंड वन इज कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट मतलब दोज हु अपोज द फादर, जिन्होंने फादर का विरोध किया और कहा कि विच इज रिटन इन बाइबल, जो बाइबल में लिखा है, जो जीसस ने कहा है, हम उसी को फॉलो करेंगे। फादर जीसस से बड़ा थोड़े हो गया। तो उनको कहा गया प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन। इस प्रोटेस्टेंट क्लैन की शुरुआत किसने की? तो नाम याद रख लो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। So Martin Luther King Jr. was the founder of, you can say, Protestant clan of Christianity. ठीक है? पूरा फ्रांस क्या है? रोमन कैथोलिक है। क्या है? रोमन कैथोलिक। सो फादर कम्स ऑन फर्स्ट स्टेज, और फादर हैविंग द पावर, इनके पास क्या था? दे आर हैविंग द बर्थ राइट। क्या था? प्रिविलेजेस थे। कैसे प्रिविलेजेस? दे आर नॉट सपोज टू गिव द टैक्स, इनको टैक्स नहीं देना था। दे विल गेट ऑल द लग्जरी, इनको सारा लग्जरी मिलता था। दे हैव लैंड, इनके पास जमीनें थी। दे इम्पोज टैक्स, ये टैक्स इम्पोज करते थे। कौन सा? टिथ। अ टैक्स टेकन बाय चर्च फॉर द मेंटेनेंस, TITHE। कोई टिथीज बोलिए, उसको टिथ बोलिए, बात बराबर है नहीं? चलिए, second estate. The second estate is called the nobles. Nobles means royal family. Royal family and their ministers and all that. They are also privileged one. Why? Because they are also not supposed to pay tax. इनको भी टैक्स नहीं देना होता था। They also get all the luxuries, है ना? And they are also having privileges by birth. जन्म से ही privilege होता था। ठीक है? थर्ड स्टेट कौन है इसमें? लेबर क्लास पीजेंट्स। इसमें पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, है ना? डेली वेज वर्कर्स होते थे, मतलब द कॉमन पीपल, द मैंगो पीपल ऑफ फ्रांस, है ना? द मैंगो पीपल ऑफ फ्रांस, आम आदमी, है ना? तो ये लोग होते थे इसके अंदर, इस कैटेगरी में। अच्छा, दे आर हैविंग नो प्रिविलेज, कोई प्रिविलेज नहीं। दे ओनली यूज टू पे टैक्स एंड देयर इनकम वॉज लोएस्ट वन, मतलब इनके पास आमदनी भी नहीं थी, काम भी नहीं था, कोई प्रिविलेज भी नहीं था, और इनको ही टैक्स भी देना पड़ता था सारा। समझ रहे हो? तो ये है सोशल सिस्टम ऑफ फ्रांस। चैप्टर को आप रीड करना, कहाँ से कहाँ तक रीड करना। आज का होमवर्क बता रहा हूँ, 2 होमवर्क दूंगा। पहला होमवर्क दूंगा आपको कि पेज नंबर 4 से लेके यू हैव टू रीड टिल पेज नंबर 7, 4 to 7 these pages you have to read 4 pages। तो होमवर्क नंबर 1 ये है। होमवर्क नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क। इस होमवर्क को कर लिया तो समझो कि 40% चैप्टर तुमने खुद कर लिया। व्हाट इज द होमवर्क? यू हैव टू मेक अ चार्ट और यू कैन सी द टाइम लाइन। आपको चार्ट बनाना है या फिर टाइम लाइन बनाना है? कैसे बनाओगे? आप लिखोगे ईयर और आप डैश देकर के लिखोगे इवेंट, ठीक है?
आप यहाँ पे ईयर लिखोगे, यहाँ पे इवेंट लिखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन लुई 16 गेट द थ्रोन बाई 1714, 1774, 1789 में फ्रांस में हुआ था, ठीक है 1774। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने लिख लिया 1774 और यहाँ पे क्या लिखोगे, लुई 16 ascended the throne या get throne, वो राजा बना, समझ रहे हो। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगन, रेवोल्यूशन बिगिन, समझ रहे बात आप। तो आप पूरे चैप्टर में जितने ईयर दिए हैं वो लिखना है, और आपको यह डेट दिया है तो डेट और ईयर लिखना है, और साथ में उसके बगल में जो इवेंट हुआ वो एक लाइन लिखना है। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. है ना। अच्छा, किसी के पास फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला मॉड्यूल है क्या, यहाँ वाला दिखाओ। हमको लगता है कि हम तुम लोग को चीटिंग करने का उपाय बता सकते हैं। तो चीटिंग करने का उपाय ये है कि आप चाहे तो आप हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे क्रोनोलॉजी दिया है, तो कुछ क्रोनोलॉजी यहाँ दिया है, ये था चीटिंग करने का उपाय। लेकिन चीटिंग करना तो कॉपी पे लिखना है। उसके अलावा भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि डेट्स वगैरह दी हैं कि चैप्टर के अंदर बहुत शॉर्ट करके दिया है। 11 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ बैसेटाइल। तो हर डेट जो जो डेट बुक में दिया है ना मेंशन्ड है, सारे डेट्स को कवर कर लोगे। इज़ इट ओके? चलो चैप्टर रीड कर लेना जो 4 पेजेस मैंने बताए हैं, और सब लोग NCERT लाना। टिल देन गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई प्लीज़। चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, समझे? हाँ।